संजय कुमार गुंसारिया, माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा से। तो आज हम पादपों में जनन टॉपिक पर ध्यान देंगे कि पादपों में किस प्रकार से जनन क्रिया होती है। अब इसमें सबसे पहले हम ये जानें कि जनन क्या होता है। सजीवों का ये एक प्रमुख लक्षण है जनन। सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना संतान उत्पन्न करना ये एक प्रमुख लक्षण है सजीवों का। जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को के जीवन में जनन आवश्यक है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं कि पादपों में ये क्रिया कैसे होती है। तो पादपों में प्रमुख रूप से ये दो विधियों द्वारा संपन्न होता है। दो विधियां हैं जिसमें एक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और दूसरी जो विधि आती है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इन दो विधियों द्वारा पादपों में जनन की क्रिया संपन्न होती है। कहीं कहीं प्रमुख रूप से इसमें अपन इसी को अलैंगिक जनन के अंदर इसको कायिक जनन के रूप में भी अध्ययन करते हैं। ये अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। तो हम इनको एक एक करके पढ़े। जनन की अलैंगिक और लैंगिक जनन जो विधियां हैं उसमें हम पहली जो विधि देखते हैं वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ऐसी विधि जिसमें सभी जीव जनन में भाग लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही जनक जीव यानी एक कोशिका द्वारा नई संतति कोशिका का निर्माण होना अलैंगिक जनन कहलाता है। एक ही जनक जीव भाग लेता है या फिर उसकी कोई मात्र कोशिका होती है, उसके द्वारा ये जनन क्रिया संपन्न होती है। तो इसकी जो परिभाषा आती है, ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक जीव द्वारा नई संतान उत्पन्न होना अलैंगिक जनन कहलाता है। या तो वो एक ही जीव होगा या उसी जीव की कोई कोशिका होगी, तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। अब उस कोशिका के कुछ भाग हो सकते हैं, उसमें जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा जनन क्रिया संपन्न होती। या तो जड़ होगी, तना होगा या पत्ती, इनके द्वारा ये जनन क्रिया संपन्न होती है। अब इसमें ही अपन देखते हैं अलैंगिक जनन की भी कुछ विधियां हैं। तो यहाँ पर हम सामान्य अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में देखते हैं। तो पहली विधि आती है इसकी मुकुलन। अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है मुकुलन, ये अधिकतर एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें ये क्रिया संपन्न होती है। जैसे उदाहरण है यीस्ट। यीस्ट एक कोशिका है। ये खमीर जिसको अपन बोलते हैं डबल रोटी बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है, उनमें ये यीस्ट पाउडर मिलाया जाता है। तो यीस्ट तेज़ी से वृद्धि करके उसको फुला देती है। तो ये उसका फूलना ही क्या कहलाता है,
ये मुकुलन के कारण अलैंगिक जनन की ये विधि संपन्न हो रही है। अब ये क्रिया कैसे होती है कि इसमें जैसे ये एक कोशिका है यीस्ट की, इसका ये केंद्रक, तो ये एकल कोशिका मात्र कोशिका कहलाएगी, मात्र कोशिका। तो जनन की प्रक्रिया में इसी मात्र कोशिका पर एक उभार जैसी संरचना परिवर्धित हो जाती है, छोटी सी। अब वो उभार जैसी संरचना ही मुकुल कहलाती है और इसी के कारण इसे मुकुलन कहा जाता है। इस मात्र कोशिका का जो केंद्रक है वो इस मुकुल में चला जाता है। मात्र कोशिका का केंद्रक मुकुल में जाकर बाद में ये मुकुल उस मात्र कोशिका से अलग हो जाती है। मात्र कोशिका से अलग होकर वो स्वतंत्र रूप से नया जीव बन जाता है। तो ये नव यीस्ट कोशिका कहलाएगी। और अगर ये मुकुल अलग भी नहीं होती है तो कई कई जगह ये एक के ऊपर एक श्रृंखला बना लेती है, अतिवृद्धि कर लेती है। तो ये अलैंगिक जनन की जो विधि है वो अपन इसमें देखते हैं। मुकुलन यीस्ट जो एक कोशिकीय कोशिका होती है या जीव होते हैं उनमें ये पाई जाती है। मुकुल का मतलब होता है एक उभार जैसी जो संरचना किसी भी कोशिका पर बनती है और वही परिवर्धित होकर नया जीव बनाती है। इसी प्रकार अब दूसरी विधि जो बात करें इसकी अलैंगिक जनन की, वो है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन जो विधि है ये कवकों की जो सामान्य विधि कवक उनमें सामान्य रूप से पाई जाती है। कवकों में ये होती है। अब इसमें भी जो उदाहरण अपन ले कवक का, उस कवक में राइजोपस का जो कवक जाल है, उदाहरण राइजोपस। अब इसमें ये कैसे संपन्न होती है कि राइजोपस का जो कवक जाल है वो इस तरह से तो इसी कवक जाल पर एक बीजाणुधानी का निर्माण होता है। उस बीजाणुधानी में असंख्य बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणुधानी और इसमें असंख्य बीजाणु पाए जाते हैं। ये कवक तंतु। अब इसमें क्या होता है कि जब अनुकूल परिस्थितियां आती है उस समय ये बीजाणुधानी फट जाती है। बीजाणुधानी फटने के बाद ये जो बीजाणु हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं और जहाँ पर ये गिरते हैं वहीं पर नए कवक जाल बना लेते हैं, नव कवक जाल। तो ये विधि कहलाती है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन कवकों में सामान्य रूप से पाई जाती है। इसका उदाहरण है राइजोपस। राइजोपस में एक बीजाणुधानी का निर्माण होता है। उस बीजाणुधानी में असंख्य बीजाणु पाए जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तब ये बीजाणुधानी फट जाती है और जितने भी बीजाणु हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं और जहाँ गिरते हैं वहीं पर ये नए कवक जाल बना लेते हैं। ऐसे ही इसमें जो तीसरी विधि आती है
वो है द्विखंडन। द्विखंडन ये भी कवकों में पाई जाती है। इसमें उदाहरण अपन ले स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में द्विखंडन किस प्रकार से होता है कि स्पाइरोगायरा का जो तंतु होता है वो दो भागों में बट जाता है। एक स्पाइरोगायरा तंतु दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बटने के बाद दोनों भाग नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नवसंतति कहलाती है। तो हमने ये देखा इस तीनों विधियों में, मुकुलन, बीजाणु जनन और द्विखंडन, इन विधियों में यही देखा है कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक या उसकी किसी कोशिका से नए जीव का परिवर्तन होना ही अलैंगिक जनन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं दूसरी विधि जो कि पादपों में जनन की है, वो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसमें नर व मादा युग्मक दोनों का संलयन होता है। नर व मादा युग्मकों के संलयन द्वारा ही संतति का उत्पन्न होना लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें जब नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है और वही युग्मनज परिवर्धित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण विकसित होकर नया जीव बनता है। तो इस विधि के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन की जो विधि है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। धन्यवाद।